नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बीच सड़क पर हुई सास ननद की बेइज्जती। मम्मी जी, ओ मम्मी जी, अरे आप पड़ोसियों के साथ पंचायत कर रही हैं। जरा सुनिए तो, मेरी एक नई साड़ी नहीं मिल रही है। वह महंगी वाली साड़ी जो मैं अपनी माँ के जन्मदिन पर उन्हें देने के लिए बड़े मन से खरीद कर लाई थी। क्या आपने मेरी अलमारी की तलाशी ली है? ललिता जी त्योरियां चढ़ाते हुए बहू को घूरने लगी और अंदर आकर बोली, तू अपनी सास पर चोरी का इल्जाम लगा रही है। भला मैं तुम्हारी अलमारी में क्यों झांकने जाऊंगी? सुमन बोली, मम्मी जी, इल्जाम लगाने का मेरा कोई इरादा नहीं है, मगर वह साड़ी मैंने अपनी अलमारी में बहुत संभाल कर रखी थी और आज मेरी माँ का जन्मदिन है। मैं उन्हें वही साड़ी उपहार में देने के लिए लेकर जाने वाली थी, लेकिन अब वह वहाँ नहीं है। तो यह भी मैं बताऊं कि तुम्हारी चीजें कहाँ जाती हैं? अपनी लापरवाही का ठिकरा हर बार मेरे सिर पर क्यों फोड़ देती हो? तभी दरवाजा खुला और उसकी शादीशुदा ननद परी अंदर आ गई। मुस्कुराते हुए बोली, अरे भाभी, इतना गुस्सा किस बात का है? किस साड़ी का हंगामा मचा रखा है? दीदी, यह साड़ी जो अभी आपके बदन पर है, आपने मुझसे पूछे बिना कैसे पहन ली? यह साड़ी मैंने अपनी माँ के लिए खरीदी थी। परी हंसते हुए बोले, ओहो, तो आपने अपनी माँ के लिए खरीदी थी? ललिता जी लपक कर बोल पड़ी, अरे पहन ली तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? वह भी तो तेरी बड़ी ननद है। कान खोलकर सुन बहू, अगर तू पैसे कमाती है तो इसका मतलब यह नहीं कि उस पर सिर्फ तेरी माँ का ही हक होगा। क्या तेरे ससुराल वालों का कोई अधिकार नहीं है? वैसे भी हमारे घर का तो वसूल है कि पराई बेटियों की कमाई पर माँ बाप कभी नजर नहीं रखते, लेकिन तेरी माँ का तो जरा भी संकोच नहीं होता क्या, जो अपनी ही बेटी की कमाई पर हाथ फैला देती हैं? हाँ भाभी, शादी के 6 महीने हो गए हैं। आप अपनी पूरी सैलरी अपने पास ही दबा कर रख रही हो। हमने कुछ कहा नहीं तो इसका मतलब यह मत समझो कि बहू होकर हमारे सिर पर चढ़ जाओगी। ललिता जी बोली, अब से अपनी तनख्वाह सीधे मेरे हाथ में दिया करोगी, समझी? इस घर में रहना है तो घर के नियम भी मानने पड़ेंगे। मम्मी जी, मुझे देर हो रही है ऑफिस के लिए। इस बात पर मैं कोई बहस नहीं करना चाहती। मैं नाश्ता करके सीधे ऑफिस निकल रही हूँ। सुमन जैसे ही नाश्ते की प्लेट देखी, उसके चेहरे पर हैरानी उभर आई। मम्मी जी, ये क्या? मैं सुबह जल्दी उठकर पूरे घर के लिए दो दो तरह की सब्जियां बनाती हूँ और मेरे नाश्ते के प्लेट में बस ये पराठा और थोड़ा सा अचार है। ललिता जी ताने भरे लहजे में बोली, शुक्र मना बहू कि तुझे पराठा और अचार तो मिल रहा है। अगर अगली बार अपनी सैलरी मेरे हाथ में नहीं दी ना, तो एक सूखी रोटी भी नसीब नहीं होगी। फ्रिज में जो बासी ब्रेड पड़ी रहती है ना, वही खाकर ऑफिस जाना पड़ेगा। मम्मी जी, मैं इतना कमाती हूँ कि अपने लिए अच्छा खाना खरीद सकती हूँ। बस यही तो तेरी अकड़ है, इसीलिए कहती हूँ कि अपनी सैलरी मुझे दे दिया कर। यहाँ कोई लाट साहब या गवर्नर बनकर रहने की जरूरत नहीं है। तभी किचन से निकलते हुए बड़ी बहू काजल बोल पड़ी, मम्मी जी, मैं भी तो हर महीने अपनी आधी सैलरी आपको देती हूँ, लेकिन एक बात समझ नहीं आती, अगर यही घर का नियम है तो आप छोटी देवरानी सुमन से उसकी सैलरी क्यों नहीं मांगती आधी? ललिता जी का चेहरा तमतमा उठा। सबकी नजरें सुमन की तरफ मुड़ गई। सुमन चुपचाप सूखा पराठा और अचार खाकर ऑफिस के लिए निकल गई। रास्ते भर उसके मन में विचारों का तूफान उमड़ता रहा। ऑफिस में वह सोचने लगी, इस बार तो मैं मम्मी जी को 30,000 रुपये दे दूंगी, लेकिन अगर हर महीने देने लगी तो वह मेरे इसे मेरा फर्ज समझ लेंगी, फिर तो मेरे सिर पर ही सवार हो जाएंगी। ऑफिस से लौटते समय उसने बैंक से 30,000 रुपये निकाले और सीधे सास के कमरे में जाकर पैसे उनके सामने रख दिए। सुमन की शादी को अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए थे और वह ससुराल में किसी तरह का बवाल खड़ा नहीं करना चाहती थी। सास ने जैसे ही नोटों की गड्डियां देखी, उनके भौवें सिकुड़ गई। ये क्या बहू, तू तो 60-70 हजार कमाती है और मेरे हाथ में सिर्फ 30,000 रुपये थमा रही है। मम्मी जी, आपके बेटे भी तो कमाते हैं, मैं कितना खर्च कर लेती हूँ, लेकिन हर बार ऐसा कर पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। इतना कहकर सुमन अपने कमरे में चली गई। उधर सासू माँ ललिता जी उंगली में अपने बाल लपेटते हुए
हल्की कुटिल मुस्कान के साथ हंसने लगी। देखा परी बेटी, आज मैंने उसे सूखा पराठा और अचार दे दिया और बहू खुद ब खुद पैसों की गड्डी लेकर कदमों में आ गई। जब पेट भरकर खाना मिलता है ना, तब बहुएं अपनी कमाई को बड़ा संभाल कर रखती हैं। परी हंसते हुए बोली, वाह मम्मी, आप तो कमाल की चाल चलती हैं। ऐसे ही खाने पीने में थोड़ी कंजूसी करती रहा करो, थोड़ा दबाव बनाए रखो, फिर देखना भाभी खुद ही पैसे लाकर आपके हाथों में रखेंगी। ललिता जी घमंड से बोले, अरे बेटी, वो पढ़ी लिखी है, कमाने वाली है, तभी तो मैंने अपने बेटे से उसकी शादी करवाई थी। सोचा था घर का आधा खर्च तो दोनों बहुएं ही उठा लेंगी। परी लालच भरी मुस्कान के साथ बोली, अच्छा मम्मी, ये 20,000 रुपये इसमें से मुझे दे दो ना। मुझे अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करनी है और अपने पति के लिए भी नए कपड़े लेने हैं। ललिता जी तुरंत गड्डी उसकी तरफ बढ़ाते बोली, हाँ हाँ, ले ले बेटी, इसीलिए तो मैं बहू को कस कर पकड़ कर रखती हूँ, नहीं तो ये कमाने वाली बहुएं कब हाथ से फिसल जाए, कोई भरोसा नहीं। 1 महीना जैसे तैसे शांति से निकल गया, लेकिन जैसे ही अगले महीने की पहली तारीख आई, ललिता जी का वही पुराना रंग फिर सामने आ गया। अब फिर से बहू के खाने में कटौती शुरू हो गई, कभी सूखी ब्रेड तो कभी चाय भी बिना दूध की। सुमन कई दिनों तक चुप रही, लेकिन एक दिन आखिर उसका सब्र टूट गया। मम्मी जी, जब मैं कमाती हूँ भी और पेट भर खाना भी नसीब न हो, तो ऐसी कमाई का क्या फायदा? ललिता जी कड़क आवाज में बोली, बस यही तो मैं भी कह रही हूँ बहू, आज पहली तारीख है, पहले पैसे मेरे हाथ में रखो, फिर खाना पीना भी ठीक से मिलेगा। इतने में सुमन का फोन बज उठा। मायके से कॉल था और उधर उधर से खबर मिली कि उसकी माँ को हार्ट अटैक पड़ गया है। यह सुनते ही सुमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रोती बिलखती तुरंत अस्पताल भागी। अस्पताल में उसने अपने पूरे महीने की सैलरी माँ के इलाज में लगा दी। शाम को जब वह थकी हारी घर लौटी तो दरवाजे पर खड़ी ललिता जी ने पहला सवाल यही किया, क्या हुआ बहू, पैसे लाई कि नहीं? सुमन की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों तैर उठे। मम्मी जी, आपको बस पैसों की पड़ी है, एक बार यह भी नहीं पूछा कि आपके समधन की तबीयत कैसी है। आपको तो सिर्फ नोटों की गड्डियां ही दिखाई देती हैं, रिश्ते नहीं। कम से कम इंसानियत के नाते ही पूछ लेती। ललिता जी रुखाई से बोली, तो क्या हुआ? अगर बीमार है, तेरा भाई भी तो है, वही खर्चा उठाएगा। बढ़ तो नहीं गई ना कि हमें चैन मिले? सुमन चीख पड़े, मम्मी जी, अपनी हद में रहे। बड़ी बड़ी आंखें करके तू मुझे घूर रही है, क्या मैं तुझसे डर जाऊंगी? मम्मी जी, मेरा भाई है, लेकिन अभी पढ़ रहा है, उसकी नौकरी नहीं लगी। और सुन लीजिए मम्मी जी, आप यहाँ घर बैठकर अपने दामाद और दीदी को पाल सकती हैं, उनके 2-2 बच्चों का खर्चा उठा सकती हैं, तो क्या मैं अपनी माँ और भाई का सहारा भी नहीं बन सकती? कमरे में सन्नाटा फैल गया। मेरी माँ ने मुझे पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत की है। सुबह 5 बजे उठकर मेरा टिफिन बनाती थी, सिलाई कढ़ाई करके पैसे जोड़ती थी, तब जाकर मैं इस काबिल बन पाई हूँ कि आज अपनी माँ का सिर गर्व से ऊंचा कर सकूं। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। और आज जब उन्हें सहारे की जरूरत है, तो क्या मैं उनका सहारा भी न बनूं? ये तो कभी नहीं हो सकता। और एक बात याद रखिए मम्मी जी, मैंने शादी से पहले ही आपके बेटे से साफ कह दिया था कि मैं अपनी माँ का पूरा खर्च उठाऊंगी। अगर उन्हें यह मंजूर नहीं होता, तो मुझसे शादी ही नहीं करते। मेरी माँ ने किसी पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी, फैसला आपका और आपके बेटे का ही था। क्योंकि पहली बार सुमन ने सच इतनी मजबूती से कह दिया था कि किसी के पास जवाब ही नहीं बचा। सुमन सीधे कमरे में पहुंचते ही अपने पति पवन के पास गई। उसके चेहरे पर थकान भी थी और गुस्सा भी। पवन, मम्मी जी का यह कैसा तरीका है, हर महीने बहू से सैलरी मांगना? उन्हें शोभा देता है क्या? तुम उन्हें कुछ कहते क्यों नहीं? जैसे यह कोई घर का कानून बन गया हो। 1-2 बार मदद के लिए पैसे ले लिए जाए तो समझ में आता है, लेकिन यह क्या कि हर महीने बहू अपनी पूरी कमाई उनके हाथ में रख दे? वह थोड़ी देर रुकी और मेज पर रखे कप की ओर इशारा करते बोली, देखो,
अभी उन्होंने मुझे कैसी फीकी चाय दी थी और तुम्हें मलाईदार चाय। बहुत फ़र्क करती हैं बहू और बेटे के बीच। पवन ने कहा, देखो सुमन, सास बहू के झगड़े में मैं नहीं पड़ना चाहता। तुम्हारी मर्जी है, पैसे दो या मत दो, यह तुम्हारा फैसला है। मैं इस सब झंझट से दूर ही रहता हूँ। हमेशा से यह घर मम्मी ही संभालती आई हैं, इसीलिए घर में उनका ही नियम चलता है। सुमन की आंखों में हैरानी और नाराजगी एक साथ उभर आई। वह आगे बोली, बड़ी भाभी भी देती हैं, वो डर की वजह से देती हैं पवन। उनके अपने 2 बच्चे हैं, उनके खर्चे हैं और भैया तो कुछ खास कमाते भी नहीं। इसीलिए भाभी मजबूरी में अपनी कमाई मम्मी जी के हाथ में रख देती हैं। लेकिन यहाँ हालात अलग है। तुम भी कमाते हो, तुम्हारी अच्छी नौकरी है, फिर मैं अपनी पूरी सैलरी क्यों दूँ? दुनिया में ऐसा भी कोई नियम है कि पति होते हुए भी पत्नी को अपना खर्च खुद सँभालना पड़े? मैं घर के लिए मदद करने से पीछे नहीं हट रही, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई पर मेरा भी हक है। पवन पहली बार थोड़ा असहज दिखने लगा, क्योंकि सुमन के सवालों का जवाब उसके पास भी नहीं था। दूसरे दिन सुबह-सुबह सुमन सास के कमरे में गई। मम्मी जी, मेरी अलमारी से 10,000 रुपए गायब हैं। आपने हाथ साफ किया है क्या? मुझे मम्मी की दवाइयाँ लेनी है। अगले महीने सैलरी मिलते ही मैं आपको पैसे दे दूंगी, वो पैसे वापस कर दीजिए। ललिता जी ने जैसे ही यह सुना, उनका चेहरा तमतमा उठा। वाह बहू, 10,000 रुपये घर खर्च के लिए लिए हैं, ऊपर से तू पैसे मांगने भी आ गई। लगता है बड़ा एहसान कर दिया तूने हम पर। सुमन चुप खड़ी रही। और सुन बहू, जो पैसे एक बार मेरे हाथ में आ जाते हैं, वो फिर वापस नहीं जाते। घर का खर्चा चलाना कोई खेल नहीं है। सुमन धीमे लेकिन टूटे हुए स्वर में बोली, मम्मी जी, मैं आपसे भीख नहीं मांग रही, अपने ही पैसे मांग रही हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि मेरी माँ अस्पताल में भर्ती हैं। ललिता जी ने बेरुखी से मुंह फेर लिया। तेरे मायके वाले हैं ना, वही संभाले सब कुछ। हमारे घर कोई कुबेर का खजाना नहीं है, जो जब चाहो निकाल लो। सुमन की आंखों से आंसू बह निकले। अजीब बात है मम्मी जी, जब पैसे देने की बात आती है तो मैं इस घर की बहू हूँ, और जब पैसे नहीं देती तो मैं पराई हो जाती हूँ। इतने में दरवाज़ा धड़ाम से खुला। ललिता जी की बेटी परी बड़े ठाठ से कमरे में दाखिल हुई। परी खुशी से चहकते हुए बोली, मम्मी देखो ना, आज मैं पहली बार अपने पति के साथ डिस्को घूम कर आई हूँ। पूरा 20,000 रुपये खर्च हो गया। वही पैसे जो आपने मुझे दिए थे। यह सुनते ही सुमन के कदम जैसे जमीन पर थम गए। उसे सब समझते देर नहीं लगी। सुमन आंखों में आक्रोश लेकर बोली, तो यह बात है मम्मी जी, बहू से पैसे लेकर आप अपनी बेटी की मौज मस्ती पर उड़ाती हैं। यहाँ हमारे खाने तक में कटौती कर दी जाती है, कभी सूखी ब्रेड, कभी बिना दूध की चाय। क्या यही इस घर का न्याय है? ललिता जी की आंखें क्रोध से लाल हो गई। ललिता जी डांटते बोली, चुप कर बहू, ज्यादा जुबान मत चला। जो कहाँ है वही कर। सीधे बैंक जा और बाकी के 20,000 निकाल कर मेरी झोली में डाल दे, समझी? इस घर में बहुत खर्चे होते हैं। अगले महीने मेरे बेटे दामाद की 5वीं एनिवर्सरी है, खूब धूमधाम से मनाऊंगी। रिश्तेदारी में इज्जत रखनी पड़ती है, कुछ अच्छा उपहार देना पड़ेगा। सुमन की मुट्ठियां भीग चुकी थी, क्योंकि अब उसे साफ दिख रहा था कि उसकी मेहनत की कमाई किस तरह दूसरों की ऐशो आराम में उड़ाई जा रही थी। वह बिना कुछ बोले मुड़ी और रसोई की ओर देखा भी नहीं। बिना खाना खाए ही सीधे ऑफिस के लिए निकल गई। रास्ते भर उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, कैसा घर है यह, जहाँ बहू की कमाई तो सबको चाहिए, लेकिन उसके दर्द, उसकी जरूरतें किसी को दिखाई ही नहीं देती। उधर घर में ललिता जी और परी फिर से बातें करने लगी। परी अपनी माँ को भड़काते बोली, मम्मी थोड़ा दबाव बनाकर रखो, भाभी खुद ही हर महीने पैसे लाकर आपके हाथ में रखेंगी। अरे माँ, बहुओं को ऐसे ही काबू में रखा जाता है, अगर ढील दे दूंगी ना तो सिर पर चढ़कर नाचने लगती हैं। परी का पति बोला, माँ जी मेरी राय में किचन में ताला लगा दीजिए। ललिता जी ने हैरानी से दामाद जी की ओर देखा। किचन में ताला? पर ऐसा क्यों? बस देखती जाइए माँ जी, 2 दिन रसोई बंद रहेगी ना तो भाभी के होश अपने आप ठिकाने आ जाएंगे। फिर खुद बही खुद पैसे लेकर आपके सामने खड़ी होंगी।
परी भी तुरंत हाँ में हाँ मिलाने लगी। बिल्कुल मम्मी, आजकल की बहुएं प्यार से नहीं, थोड़ी सख्ती से ही समझती हैं। किचन की चाबी अपने पास रखिए, फिर देखिए कैसे सीधी हो जाती हैं। ठीक कहते हो बेटी। अब अगर बहू को इस घर के नियम समझाने हैं तो थोड़ा सख्त कदम उठाना ही पड़ेगा। इतना कहते हुए उन्होंने उठकर रसोई के दरवाजे पर बड़ा सा ताला जड़ दिया। शाम को जब सुमन ऑफिस से लौटी तो भूख के मारे उसके पेट में जैसे ऐंठन सी उठ रही थी और जल्दी से रसोई की ओर बढ़ी। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उसकी नज़र भारी भरकम ताले पर पड़ी। मम्मी जी, ये सब क्या है? किचन में इतना बड़ा ताला क्यों लगा दिया? मुझे बहुत भूख लगी है। ललिता जी बोली, बहू पहले पैसे लेकर आ, तभी किचन का ताला खुलेगा। सुमन गुस्से में बोली, तो क्या मेरी वजह से इस घर के बाकी लोग भी भूखे रहेंगे? क्या सब बिना खाना खाए ही सो जाएंगे? तू उसकी चिंता मत कर, बड़ी बहू ने खाना बनाकर मेरे कमरे में रख दिया है, हम सब खा लेंगे। अब तू अपनी चिंता कर। सीधी सी बात है, एक हाथ से पैसे दे और दूसरे हाथ से किचन की चाबी ले। सुमन बोली, मम्मी जी अगर ऐसा है तो क्या मैं स्विगी से खाना ऑर्डर नहीं कर सकती? हाँ हाँ, कर ली ऑर्डर। मैं भी देखती हूँ कितने दिन तू बाहर का तेल मिर्च मसाले वाला खाना खाकर गुजारा करती है। सुमन कुछ पल चुप रही, फिर उसने मोबाइल हाथ में लिया और खाना ऑर्डर कर दिया। सुमन के इस बदले हुए तेवर का असर घर में जल्दी ही दिखाई देने लगा। रविवार की सुबह थी। सुमन आज पहली बार आराम से देर तक सोई। उठकर उसने बिना किसी जल्दबाजी के कॉफ़ी ऑर्डर की और सोफे पर बैठकर धीरे-धीरे सिप लेने लगी। उधर घर में मेहमान आने वाले थे, लेकिन न झाड़ू लगा था, न बर्तन धुले थे, ना ही कोई तैयारी। ललिता जी चिल्लाने लगे, बहू ये क्या हाल बना रखा है घर का? आज मेहमान आने वाले हैं और तू आराम से बैठकर कॉफ़ी पी रही है। सुमन ने कप नीचे रखा और बेहद शांत लेकिन तंज भरे अंदाज में बोली, मम्मी जी हर काम के पैसे देने पड़ेंगे, झाड़ू के 1000 रुपये और बर्तन धोने के 2000। ललिता जी हक्की बक्की रह गई। जब आप लोग मुझसे खाने के बदले पैसे ले सकते हैं तो हम भी अपने काम के दाम तो लेंगे ही ना। ललिता जी का गुस्सा बढ़ गया। बहू ये कैसी बदतमीजी है? सुमन हल्की मुस्कान के साथ बोली, अभी तो लिस्ट पूरी नहीं हुई है मम्मी जी। कपड़े धुलवाने हैं तो उसके अलग चार्ज, खाना बनवाना है तो उसके अलग, और अगर हाथ पैर दबवाने हैं तो उसके भी अलग रेट लगेंगे। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया, क्योंकि अब घर में रिश्ते नहीं, लेन देन चलता है ना। तो ठीक है, जैसे को तैसा। जब बहू को नौकरानी समझकर हर निवाले की कीमत वसूली जाती है तो अब हर काम की कीमत भी चुकानी पड़ेगी। माँ जी, उस दिन ललिता जी ने मेहमानों को फ़ोन करके मना कर दिया कि वह घर ना आए। उसका हौसला देखकर बड़ी बहू काजल ने भी इस बार अपनी सैलरी सास के हाथ में नहीं रखी। जैसे ही ललिता जी को यह बात पता चली, उनका गुस्सा आग की तरह भड़क उठा। ललिता जी गुस्से में बोली, लगता है इस घर की दोनों बहुएं के पर निकल आए हैं। अब कमाने लगी हैं तो सास को ही आंखें दिखाने लगी। उधर उनकी बेटी परी भी आग में घी डालने से पीछे नहीं रही। परी बार बार शिकायत करती बोली, माँ कम से कम बड़ी भाभी से ही पैसे ले लो ना, मुझे अपने लिए कुछ ज्वेलरी खरीदनी है, मेरे ससुराल में शादी है, अगर मैं बिना गहने पहने जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे? क्या मेरी भी कोई इज्जत नहीं है इस घर में? मैं और मेरे पति यहाँ रहते हैं तो क्या हम इतने गए गुजरे हैं कि हमें कोई मान सम्मान ही नहीं मिलेगा? ललिता जी ने बेटी को समझाने की जगह और भड़काते हुए कहा, तू चिंता मत कर बेटी, मैं दोनों बहुओं की अकड़ जल्दी ही जल्द निकाल दूंगी। ये भूल गई हैं कि इस घर की मालकिन कौन है। शाम ढल चुकी थी। ऑफिस से थकी आ रही सुमन जब घर पहुंची तो उसके साथ एक छोटा सा गैस चूल्हा और राशन का सामान भी था। आज उसने मन ही मन तय कर लिया था, अब वह किसी के किचन में कदम नहीं रखेगी, अपना खाना खुद बनाएगी, वो भी अपने किचन में। ट्रक वाला सामान उतार ही रहा था कि सुमन ने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। वह चिल्लाई, मम्मी जी दरवाजा खोली, मेरा सामान बाहर पड़ा है। अंदर से ललिता जी की कड़क आवाज आई ताने के साथ, अरे बहू
जब तक पैसे नहीं देती तुझे इस घर में कदम रखने की कोई जरूरत नहीं है। जा अपनी माँ की सेवा कर। सुमन के दिल पर जैसे चोट पड़ गई। उसी समय पवन भी दरवाजे के पास खड़ा था, लेकिन वह चुपचाप सब देख रहा था। सुमन की आंखों से गुस्सा भर आया। वाह पवन, तुम भी बस अपनी माँ के भक्त बने पड़े हो, अंधे भक्त। ऐसे आदमी से शादी करके तो मैंने अपनी ही तकदीर फोड़ ली, जो आज भी अपनी माँ के पल्लू से बंधा हुआ है। सच कहूँ तो इस घर में अपमान सहने से अच्छा है मैं अपने मायके ही चली जाऊं। इस घर के अंदर इंसान नहीं बल्कि इंसानी खाल में छुपे भेड़िए रहते हैं। कम से कम मायके में मुझे भूखा तो नहीं रहना पड़ेगा। शोर सुनकर आसपास के पड़ोसी भी खिड़कियों से झांकने लगी। पहली बार पवन के चेहरे पर भी झिझक और सर साफ दिखाई देने लगी थी। इतने में सुमन का फोन बजा। स्क्रीन पर काजल भाभी का नाम चमक रहा था। सुमन ने कॉल उठाई। काजल घबराई हुई आवाज में बोली, सुमन सुन, अगर तू आज घर छोड़कर चली गई ना तो मम्मी जी यही जुल्म हमेशा मेरे ऊपर करती रहेंगी। मैं भी अपनी सैलरी इन्हें नहीं देना चाहती। ये तो बस हमारी कमाई से अपनी बेटी और दामाद को मुफ्त का ऐसो आराम करा करा रही हैं। अब बहुत हो गया सुमन, कुछ करना पड़ेगा। फोन रखते ही सुमन के कदम जैसे जड़ हो गए। जो पैर मायके की ओर बढ़ रहे थे वहीं रुक गए और धीरे धीरे सड़क के किनारे जमीन पर बैठ गई और नाटक करने लगी। सड़क के किनारे जमीन पर बैठते ही उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। सुमन फूट फूट कर रोते हुए बोली, हे भगवान, क्या मैं अपनी माँ का सहारा बनना चाहती हूँ? यह भी कोई गुनाह है? इतने में शोर सुनकर मोहल्ले के लोग भी इकट्ठा होने लगे। औरतें, बच्चे, आदमी सब दरवाजे के बाहर खड़े होकर यह तमाशा देखने लगे। एक पड़ोसन तेज से बोली, अरे ये तो हद हो गई। बहू को घर के बाहर खड़ा करके ताला लगा दिया, वो भी आधी रात को। तभी बगल वाले बंगले का दरवाजा खुला। वहाँ कल ही एक नया परिवार रहने आया था। दरवाजे से बाहर निकले एक लंबे से चौड़े से आदमी ने भीड़ की तरफ देखा। वह पुलिस इंस्पेक्टर थे, जिनका कल ही यहाँ ट्रांसफ़र हुआ था। उन्होंने आगे बढ़कर सुमन से शांत स्वर में पूछा, क्या हुआ बहन जी, इतनी रात को आप सड़क पर क्यों बैठी हैं? सुमन ने आंसू पोंछते हुए सब कुछ बता दिया। कैसे उससे हर महीने सैलरी मांगी जाती है, कैसे रसोई में ताला लगा दिया जाता है और कैसे उसे भूखा रखा जाता है, कैसे आज उसे घर से बाहर ही निकाल दिया गया। इंस्पेक्टर का चेहरा सख्त हो गया। वह सीधे दरवाजे पर जाकर जोर से कड़क आवाज में बोला, दरवाज़ा खोलिए। यह कोई घर है या जेल, जहाँ बहू को बाहर खड़ा करके ताला लगाया जाता है? भीड़ में खुसर खुसर शुरू हो गई। इंस्पेक्टर की आवाज़ सुनकर अंदर बैठी ललिता जी के डर के मारे हाथ पांव फूल गए, क्योंकि उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि अब उनकी चालाकी और जुल्म सबके सामने आने वाले हैं। आज भी सड़क में उनकी इज्जत की लुटिया डूब जाएगी। इंस्पेक्टर कड़क आवाज में बोला, दरवाज़ा खोलिए। ललिता जी घबरा कर तुरंत ताला खोल देती हैं। दरवाज़ा खुलते ही पवन भी बाहर आ जाता है। इंस्पेक्टर गुस्से से बोला, शर्म नहीं आती आपको? खुद घर के अंदर बैठे हुए हैं और आपकी पत्नी को बाहर खड़ा करके ताला लगा दिया गया। कैसे पति हैं आप? पवन चुपचाप सिर झुकाया हुआ खड़ा था। इंस्पेक्टर साहब ललिता जी की ओर मुड़ कर बोले, और आप बहू से हर महीने पैसे मांगती हैं? भिखारी हैं क्या आप? क्या आपका बेटा कमाता नहीं है? या सबकी जिम्मेदारी सिर्फ बहू पर डाल दी है आपने? ललिता जी के हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। ललिता जी गिड़गिड़ाते हुए बोली, माफ़ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब, गलती हो गई। आपसे ऐसा कभी नहीं होगा। ये आपका आपसी मामला है, लेकिन अगर बहू के साथ ज़बरदस्ती या अत्याचार हुआ तो कानून भी बीच में आएगा। अब फैसला आपकी बहू का होगा, उसे यहाँ रहना है या नहीं। सभी की नज़रें अब सुमन पर टिक गई। सुमन आगे बढ़ी, आंसू पोंछे और बोली, मैं एक शर्त पर इन्हें माफ़ करूंगी। अगर आपकी बेटी परी और दामाद अपने घर वापस जाएंगे, क्योंकि बेटियां अपने ससुराल में ही अच्छी लगती हैं, दूसरों के घर का हक छीन कर नहीं। यह सुनते ही परी और उसका पति सब पका गए। परी और उसके पति को तो शुरू से ही ठाट बाट की जिंदगी की आदत पड़ चुकी थी। बिना मेहनत के बना बनाया खाना
और हर खर्च के लिए ललिता जी का खुला खजाना। अब जब यह सब छिनने वाला था तो परी का दिल घबराहट से भर उठा। परी बेचैनी में बोली, माँ, मैं वहाँ कैसे रहूँगी? यहाँ जैसी सुविधाएं वहाँ कहाँ मिलेगी? न तो वहाँ एसी है न कुछ। लेकिन इस बार हालात उसके पक्ष में नहीं थे। सुमन की सख्त शर्त के आगे उसे झुकना ही पड़ा। मजबूरी में परी और उसका पति अपना सामान समेट कर अपने ससुर घर लौट गए। तभी पवन आगे बढ़ा, सुमन, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सुमन की आंखों में दर्द साफ था। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुमने मेरा साथ नहीं दिया। अब माफी के शब्दों का क्या मतलब? वह एक पल रुकी, फिर सीधे उसकी आंखों में आंखें देखते हुए बोली, धिक्कार है ऐसे रिश्ते पर जहाँ पति अपनी पत्नी के सही में भी साथ न दे पाए। पवन की नजरें शर्म से झुक गई। आखिरकार परी और उसका पति मजबूरी में अपना सामान समेटकर वापस अपने घर चले गए। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। अब सुमन इज्जत के साथ उसी घर में रहने लगी। ललिता जी ने भी हमेशा के लिए उसे पैसों की मांग करना छोड़ दिया। उधर परी की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। न कोई नौकर चाकर, न रोज का तैयार खाना और न ही बेफिक्र होकर पैसे उड़ाने की आज़ादी थी। परी सोचने लगी, यह कैसी जिंदगी है? यहाँ तो हर काम खुद करना पड़ता है। अब उसे हर सुबह जल्दी उठकर घर के काम करने पड़ते हैं, रसोई संभालनी पड़ती है और खर्च भी सोच समझकर करना पड़ता है। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा, जिस ऐशो आराम को अपना हक समझ बैठी थी, वह दरअसल किसी और की मेहनत का नतीजा था। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।